विशाल, हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, मुसर्रत जमशेद चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सहूलत बाज़ारों के हवाले से जो सस्ते रमज़ान बाज़ार लगाए गए हैं, हुकूमत की जानिब से जो इक़दाम किए जा रहे हैं, उन्होंने हमें बताया कि 313 जो हैं वो सस्ते रमज़ान बाज़ार लगाए गए हैं। उनसे मज़ीद बात करेंगे। मुसर्रत साहिबा, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ ही मौजूद हैं। ये बता दीजिएगा कि अब चेक किस तरीके से रखा जाएगा चीज़ों के ऊपर, क्योंकि हम देखते हैं कि जब एक दफ़ा रमज़ान शुरू हो जाता है तो फिर थोड़ी सी क्वालिटी भी गिरना शुरू हो जाती है, अवाम फिर शिकायत भी करते हैं, लेकिन जब महीना गुजर जाता है तो फिर सारी बातें पुरानी हो जाती हैं। उसको किस तरह से चेक रखा जाएगा? टीम्स कौन सी तश्कील दी गई हैं? अवाम कहाँ पर राब्ता कर सकते हैं अगर उनको कोई शिकायत हो तो? बहुत अच्छा सवाल है ये। इसके लिए मैंने अर्ज़ किया कि सीएम साहब खुद इसको डायरेक्ट मॉनिटरिंग इसकी करेंगे। वो विजिट्स तो करेंगे, लेकिन उसके साथ हमने एक कंट्रोल रूम बनाया है और जो टीम्स तश्कील दी हैं कि हर ये बहुत पहले ही इसके ऊपर आई थिंक 1 महीना पहले से हमने टीम्स बना दी थी सीएम साहब ने, जिसमें डिफरेंट जो मिनिस्टर्स हैं उनको हमने एक ज़िला एलोकेट किया है। उसके बाद फिर आगे उन ज़िलों के अंदर जो सहूलत बाज़ार हैं उनमें जो वहाँ के लोकल स्टेक होल्डर्स हैं, आई मीन जो हमारे टिकट होल्डर या हमारे वहाँ के जो इलेक्टेबल्स हैं वो, प्लस वहाँ की डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया, और फिर हम जिस हल्के से वो है उस उधर के यूनियन काउंसिल तक के लोगों को उसकी मॉनिटरिंग के लिए हमने साथ टीम में या पैनल में रखा है। उससे ये होगा कि देखें कि जो लोग आ रहे हैं उस लोकल कम्युनिटी से, उस एरिया से, वहाँ की अगर लोकल लीडरशिप बैठी होगी तो वो फिर उनको, पिछली दफ़ा भी हमारी ये बड़ी अच्छी एक्सरसाइज रही थी कि वो हेल्प करते हैं रश ना लगने देने के लिए, फिर वो फीडबैक देते हैं आगे जो भी वहाँ का MP MNA है, फिर आगे हम वो उस मिनिस्टर एंड देन लोकल इंतजामिया को कि यहाँ पे क्वालिटी कंप्रोमाइज है या शॉर्टेज है, और ये तमाम चीज़ें फिर इस तरह से एक चैनल बना है और एक नेटवर्क के थ्रू हम इसको ऑपरेट करेंगे। एंड इंशाल्लाह उसमें पब्लिक की और मीडिया की फीडबैक को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस होगी हासिल, बिकॉज आपको पता है कि तमाम चैनल्स पूरा राउंड द क्लॉक वो करेंगे इसको कैप्चर, और मैं बल्कि उन्हें इनवाइट करती हूँ कि उन्हें करना भी चाहिए। जहाँ कहीं कोई ऐसी वो चीज़ कमी कोताही देखें तो वो हमें प्लीज़ उससे आगाह करें। इंशाल्लाह विद इन नो टाइम जो भी वहाँ पे लोग इसके जिम्मेदार होंगे उनको भी उसका जिम्मेदार ना सिर्फ ठहराया जाएगा बल्कि हम इमीडिएटली उसकी रेमेडी भी करेंगे। तो इंशाल्लाह हम सारे मिलकर एक रोज बाकी रह गया है, 313 बाजार हैं उसमें हम लोगों को मैक्सिमम सहूलत दे सकें। ठीक है मुसर्रत साहिबा, एक रोज बाकी रह गया रमजानुल मुबारक को शुरू होने में। आप नहीं समझते कि अब तक फॉल हो जाने चाहिए थे ताकि आवाम जो है वो खरीदो फरोख्त कर लेती, रश भी ना बढ़ता? जी इशाल, आपने बिल्कुल वजह फरमाया। इसमें बहुत सारे बाजार तो हमारे सारे फंक्शनल हो गए हुए हैं, ये 25 शबान ऑनवर्ड होने थे, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज उसमें ये है कि ये फुली इंशाल्लाह ताला आज और कल आप देखेंगी कि ये एक्सरसाइज टोटल बिल्कुल उसमें कहीं से भी कोई कमी कोताही रिपोर्ट नहीं होगी। लेकिन आपके चैनल के तवज्जुह से मैं एक और चीज भी कि यस्टरडे प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारे 3 बड़े शहरों में लाहौर, पेशावर एंड फैसलाबाद के अंदर कोई भूखा ना सोए की जो हमारी पहले एक पायलट प्रोजेक्ट तो हो रहा था पिंडी इस्लामाबाद में, उसको भी हमने शुरू किया है। ये भी बहुत बड़ी एक अच्छी मैं कहती हूँ कि जिसमें वो सहरी और अफ्तार का भी इंतजाम करेंगे। इसको हम इंशाल्लाह ताला इसको हम बढ़ाएंगे, जिसमें हमारे जो सोसाइटी के मुखैर हजरात हैं, एक सैलानी ट्रस्ट आपने सुना होगा नाम, उनके कोलैबोरेशन के साथ हमने ये एक्सरसाइज शुरू की है। फिर हम इसका नेटवर्क बढ़ाएंगे। तो हम लोग हर वक्त इसके ऊपर वी आर वर्किंग ऑन इट कि हमने लोगों की खुराक को पूरा करना, जो डिजर्विंग लोग हैं उनकी हेल्प करना, और जिनकी कुव्वते खरीद कम है टारगेटेड सब्सिडी हमारा एक मंशूर है, और यही होना चाहिए कि जो लोग मुस्तहिक हैं उन तक मैक्सिमम अगर हम उनको वो सहूलत दे सके छूट की, रिबेट की, तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा आएगा। जैसे मुझे और आपको अगर इसकी जरूरत नहीं है तो हमें उसका नहीं होना चाहिए। यानी कि पहले जो भी मंसूबे आते थे, मैं किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन सब्सिडी फॉर ऑल टोटल जब पॉपुलेशन के लिए होती है तो वो जो मुस्तहिक लोग होते हैं उनके हिस्से में कुछ भी नहीं बचता। तो इंशाल्लाह हम डेटाबेस के ऊपर स्टिल वी आर वर्किंग ड्यू टू एहसास प्रोग्राम, और हम आगे मजीद इसको प्रिसाइज इसकी वर्किंग हम लोग जारी रखे हुए हैं ताकि मैक्सिमम लोग जो डिजर्व करते हैं फर्स्ट बेनिफिशियरी वो हों। हमारी किसी भी मंसूबे का जो
सब्सिडी से रिलेटेड है, वेलफेयर से रिलेटेड है, या जो भी ऐसी चीज जिसमें हमें उनको हेल्प करनी है। लेकिन इसमें जो एक चीज है कि हेल्थ एक ऐसी चीज है जिसको हमने टोटल पॉपुलेशन हमारा टारगेट है, पहले पंजाब की टोटल, केपी की टोटल, फिर बलोचिस्तान एंड सिंध भी इंशाल्लाह हम टोटल पॉपुलेशन उनकी कवर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुसर्रत जमशेद चीमा साहब। आज सुबह सवेरे पाकिस्तान का ऑफिस तर्जुमान पंजाब हुकूमत हमारे साथ मौजूद थी, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये मुकम्मल तौर पर जो अब सहूलत बाजार या रमज़ान बाजार लगाए गए हैं फाल भी हो जाए और वहाँ पर क्वालिटी को भी इंश्योर किया जाए। लेकिन टीम उन्होंने अच्छी बना दी, उन्होंने कहा कि हम चेक एंड बैलेंस भी रखेंगे और कंट्रोल रूम उन्होंने बना दिए गए हैं। और मेरे ख्याल में इस तरह हम उम्मीद भी कर सकते हैं कि इंशाल्लाह इस रमज़ानुल मुबारक में जो रमज़ान बाजार लगाए गए हैं वो अच्छे और फॉल होंगे, अवाम उससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। महंगाई की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, बहुत ज़रूरी है क्योंकि रमज़ान मुबारक के आते ही जो है कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। विफाकी इदारे शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई की जो रिपोर्ट थे, अदाद शुमार थे, वो जारी किए हैं, जिसके मुताबिक बताया जा रहा है कि गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान 18 अशियाई ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जिंदा मुर्गी महंगी हुई है, आलू ले लें, टमाटर ले लें, दूध, घी, मटन, खुदनी तेल, दही समेत दीगर अशियाई ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हो गया। और यही चीज़ें जो हैं वो किचन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, और यही हमारा खासा है कि जब रमज़ानुल मुबारक आता है और हम खुद साख्ता जो है वो महंगाई करते हैं, हम जो है ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, और हम वो मुल्क बन जाते हैं कि जिसमें शायद ये लगता है कि ये शायद इस्लामिक मुल्क ही नहीं है। कि अगर हम बाहर देखें तो मुसलमानों को वहाँ पर वेस्ट के अंदर इस रमज़ानुल मुबारक के अंदर उनको सब्सिडी दी जाती है, उनको वो गवर्नमेंट्स जो हैं वो लोग जो हैं उनका ख्याल रख रहे होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर खुद ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे होते हैं। हम दूसरों को दर्स दे रहे होते हैं लेकिन खुद हम ज़हीरा करके बैठे होते हैं। अदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान हमजा 13 अशिया की कीमतों में कमी भी हुई है। ठीक है, जबकि 20 अशिया जो हैं उनकी कीमतों में इस्तेहकाम पाया गया, वो जिस कीमत पर थी उसी कीमत पर मौजूद है। जिंदा मुर्गी जो है वो फी किलो 27 रुपए से ज़ायद का इजाफा हुआ। दिलचस्प बात यह है कि वफाकी दायरा शुमारियात की जायजा रिपोर्ट से 2 दिन कबल ही वफाकी सेक्रेटरी खजाना ने वफाकी वजीर खजाना हमाद अजहर की सरबराही में मुनक्किदा आला सतह इजलास में दावा किया था कि महंगाई में कमी आई है। इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर जो चीज़ चल रही है, और अभी गवर्नर स्टेट बैंक जो हैं वो भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में खिताब कर रहे थे, बात करेंगे इस सूरत हाल पर। माहिर खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम शहजाद साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान महंगाई में 0.60% इजाफा हुआ है, और इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के आदाद शुमार जारी किए हैं, जिसके मुताबिक एक हफ्ते में महंगाई की मजमूई शरह जो है वो 18.43% तक पहुँच गई है। हमने पिछले वजीर ख़जाना को ये कहकर हटा दिया कि महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही थी, महंगाई तो अब भी कंट्रोल नहीं हो रही है। क्या ये वजीर ख़जाना के हाथ में ही नहीं है? जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। पहले तो देखें, बात ये है कि महंगाई की शरह काफ़ी हमारे यहाँ बढ़ती आई है, और अभी लास्ट अगर आप वीक की बात करें तो तकरीबन कोई लास्ट मंथ का अगर SPI देखें, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, जिसका मतलब ये होता है कि मोस्ट सेंसिटिव प्रोडक्ट्स और कम से कम जो उसके यूजर्स होते हैं उसकी जो उनकी जो तनख्वाहें होती हैं, लेट्स से 3,000 से 8,000 रुपए के बीच में, जो बेसिक वो कहते हैं ना अशिया खुर्दनोश जो होती हैं, खाने पीने की अशिया, उनमें तकरीबन कोई 18% SPI में इजाफा हुआ है। तो ये देखें, प्रॉब्लम ही यही है हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ बड़ी चीज़ों में इतना इजाफा नहीं हो रहा जितनी बेसिक अशिया में जो है इजाफा होता आया है पिछले कोई रफली कोई 2 सालों में, और इससे पहले भी इजाफा होता आया है। हमारे यहाँ जो अभी रिसेंट फूड इन्फ्लेशन थी 14% तक चली गई थी, और इनफैक्ट CPI चली गई थी, मेन हेडलाइन महंगाई चली गई थी, लेकिन उससे जो फूड थी वो तो उससे भी ज़्यादा चली गई थी, डबल रेट से भी 20% से भी ऊपर गई है। तो पॉइंट ये है कि ना सिर्फ रमज़ान बल्कि वैसे ही फूड की जो अशिया में जो कीमतों में इजाफा है वो बहुत ज़्यादा है। इसमें रमज़ान नहीं है कि सिर्फ रमज़ान आता है तो उसलिए होता है, ये वैसे भी हो रहा है। हम लोग, आपने कहा कि रमज़ान नहीं है, वैसे भी महंगाई है, लेकिन हम हर साल ये शोर मचाते हैं एटलीस्ट कि रमज़ान और ईद जैसे त्योहारों में महंगाई ना हो, लेकिन महंगाई इन्हीं आप देखें त्योहारों के दरमियान जो है वो ज़्यादा हो जाती है। दीगर ममालिक में आप देख लें, जैसा कि हमजा ने भी कहा कि त्योहारों पर चीज़ें सस्ती मिलती हैं, हम अभी तक ऐसा मैकेनिज्म क्यों नहीं बना पा रहे हैं कि त्योहारों पर तो एटलीस्ट महंगाई पर काबू पाया जा सके, यहाँ पे रमज़ान मुबारक में ही कंट्रोल कर लिया जा सके? देखिए, ये बड़ा एक अजीब जो है फिनोमिना है हमारे यहाँ, ये बहुत बड़ा डिलेमा है इनफैक्ट, कि जो ऐसे महीने आते हैं जिसमें जो है अशिया खुदनोश कम, उनकी कीमतों में कमी होनी चाहिए, लेकिन उसमें इजाफा होता है, और ख़ासकर पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ में होता है। आप मिडल ईस्ट चले जाएँ, वहाँ पे आपको इजाफा नहीं मिलेगा, आप दूसरे मुस्लिम ममालिक चले जाएँ, शायद आपको इतना इजाफा नहीं मिलेगा जितना हमारे यहाँ मिलता है।
देखें दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। एक तो ये कि जो हुकूमत है या जो भी जो है करता धरता है उनको पहले से प्लान करना चाहिए कि अगर रमज़ान आ रहा है तो सप्लाई जो बेसिक अशिया की है उनमें इजाफा होना चाहिए सप्लाई में, ताकि मार्केट में डिमांड जिस तरह से बढ़ती है उस हिसाब से सप्लाई आएगी तो प्राइसेस में इजाफा नहीं होगा। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बनती है जो इन अशिया को बेचते हैं, उनका ये एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। ठीक है, डिमांड में इजाफा होता है, लेकिन जब प्रॉफिटेरिंग की बात आती है तो वो थोड़ा सा उस पर ख्याल किया जाए। तो होता हमारे यहाँ ये है कि हमारे यहाँ रमज़ान में ही हर चीज़ों में इजाफा होता है और मुहर्रम में ही हर चीज़ों में जो है वो इजाफा होता है बेसिक खुर्दनोश की अशिया में। तो देखें, सबसे बड़ी चीज़ गवर्नेंस, सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स और उसमें इन्वेस्टमेंट्स करना और बेसिक अशिया को जो है ना मार्केट तक पहुँचाना, अगर ये होगा। और तीसरी चीज़ क्या है, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो प्राइस है उसमें चेक रखा जाए। जो भी प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ हैं या सिटी की अथॉरिटीज़ हैं, ये सारी ये देखें कि मेन मार्केट्स में कि अब जो प्रोडक्ट है कहाँ से कैसे आ रहा है और फिर उसके ऊपर कितनी जो है वो प्राइस चार्ज की जा रही है। कहीं प्रॉफिटेरिंग हो तो उनको अकाउंटेबल ठहराएं। अगर आप ये सब पूरा निज़ाम नहीं चलाएंगे तो आप कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और दुनिया से अलग चलते रहेंगे और हमारे लोग बेचारे जो है वो नुकसान उठाते रहेंगे। खुर्रम शहजाद साहब, ये भी बताइएगा, हम साथ कुछ बात कर लेते हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की। हमने देखा कि रुपया मुस्तहकम हुआ, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि कीमतें जो हैं वो कम हो गई हों। साथ ही अभी गवर्नर स्टेट बैंक भी बात कर रहे थे, साथ ही वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी ट्वीट कर दिया है कि पाकिस्तान में जो तरसीलात ज़र हैं उनमें 26% का इजाफा हुआ है और 10वां महीना मुसलसल चल रहा है कि जो रेमिटेंसेज हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन हमें अपनी मईशत जो है उसके अंदर ये किसी आम आदमी को रिलीफ मिलता हुआ क्यों नज़र नहीं आ रहा, अगर तमाम इंडिकेटर्स इतने बेहतर हैं? नहीं, देखिए तमाम इंडिकेटर्स तो बेहतर नहीं है। ऑफ कोर्स अभी ग्रोथ जो है वैसी नहीं आई है जो ग्रोथ आनी है। क्वालिटी ग्रोथ पे बड़ा प्रॉब्लम है। पावर सेक्टर में बड़े रिफॉर्म्स जो है करने हैं, बिजली की कीमतों को आगे नहीं बढ़ने देना। उसके अलावा महंगाई की अभी हमने बात की है, एक्सचेंज रेट को स्टेबल रखना है या फिर जो है रियलिस्टिक रखना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। रेमिटेंसेस तो देखें एक फिनोमेना, एक रिजल्ट इस चीज़ का है कि कोविड की वजह से क्रॉस बॉर्डर आपका अगर जो है वो फ्लोज कम हो गए हैं या आप बाहर कम जा रहे हैं, ट्रैवल कम कर रहे हैं और यहाँ से पैसा आ ज़्यादा रहा है, जो हवाला हुंडी है उसमें कन्वर्ट हुआ है वो फॉर्मल चैनल्स में, तो उसका एक रीज़न है। रीज़न भी देखना चाहिए पीछे, उससे ये नहीं हो सकता। लेकिन देखें उसका हो क्या रहा है, रेमिटेंसेस बहुत ज़्यादा आ रही हैं तो इनकम जो है यहाँ पे ऐसा ऐसा बढ़ रही है। किसकी? फार्मर की बढ़ रही है थोड़ी बहुत, और यहाँ पे जो लोग रहते हैं जिनके भाई बहन जो भी बाहर काम करते हैं उनके पैसे यहाँ आ रहे हैं, तो नेचुरली उनकी जो है इजाफा हो रहा है। और ऑटो, सीमेंट और दूसरे जो है वो अशिया में जो है कमोडिटीज में इजाफा हो रहा है, आपने देखा होगा उनके वॉल्यूम्स में। अच्छा, लेकिन ये इंडिकेशन का मतलब नहीं है कि इकोनॉमी बहुत अच्छी। जी प्लीज, साथ ये भी गवर्नर स्टेट बैंक कह रहे थे कि पब्लिक डेट जो है वो बहुत ज्यादा हो गया है, इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, एक तो ये बता दें। साथ उन्होंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात की है कि वो बहुत बेहतर हो गई है। हमने ये तो देखा कि यूनिट ऑफ सेल्स उसके अंदर बहुत ज्यादा कम हो गए हैं, वो महंगी ही इतनी हो गई है कि हमें लगता है कि हमने बहुत पैसे कमा लिए हैं। बिल्कुल, देखें इस मुल्क का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि हम इंडेटेड बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा कर्जों में डूबते जा रहे हैं और दूसरे एंड पे हम कर ये रहे हैं कि उन कर्जों का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा। यानी कि उन कर्जों को अगर हम एक अच्छी प्रोडक्टिव इकोनॉमी, यानी कि ऐसी मईशत जिसमें एक आम आदमी की अर्निंग पोटेंशियल, कमाने की इस्तिताअत जो है वो बढ़ जाए, ये अभी तक हमने नहीं किया है। रादर हमारे यहाँ जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा हुआ है। तो हमें जो कर्जा लेना है उसको सही जगह लगाना है। अगर नहीं लगाएंगे तो हम रीपे भी नहीं कर पाएंगे और अपने टैक्सेस की जगह कर्जों पे कर्जे लिए जाएंगे। तो एक तो ये कि टैक्सेस को इम्प्रूव किया जाए, सही जगह से टैक्सेस लिए जाएं, और दूसरी चीज ये कि जो कर्जा लिया जाए उसको सही जगह लगाया जाए, तभी ये हल हो सकता है। मेरे ख्याल में एक बड़ा मसला हमारा ये भी है कि या तो हम साबिका हुकूमतों के साथ रिलेट करते रहते हैं या फिर पिछले साल के साथ, के पिछले साल जो है वो हम इस स्टेज पर थे और इस साल हम इस स्टेज पर आ गए हैं। हम इससे कब निकलेंगे, और अगर हम इससे निकलेंगे तो मेरे ख्याल में मईशत में कोई बेहतरी होती हुई नजर आएगी हमें। जी बिल्कुल, देखें अगर हम सिर्फ ये कहते रहेंगे कि जी पिछलों ने ये किया और हम ये नहीं कर सकते, तो ये फिर कभी भी जो है चीज़ ठीक नहीं होगी। जो पिछले ने किया वो कर चुके। हमारा अब ये काम है कि हम इस मसले को हल कैसे करें, क्योंकि वोट इसलिए दिया गया है कि हल करने के लिए, इसलिए नहीं दिया गया कि हम सिर्फ पिछलों को जो है वो बुरा भला कहते रहे। वो बुरा भले थे तभी तो जो है वोट जो है वो चेंज हुआ ना। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो मेरे ख्याल में हमें यहाँ से प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव काम करना चाहिए और पावर सेक्टर, टैक्स रिफॉर्म्स और आपकी जो है
मॉनेटरी साइड पे जो है चीज़ें बेहतर होंगी तो नेचुरली आपकी इकोनॉमी बेहतर आएगी और ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा, एक आम आदमी को फायदा होगा। अदरवाइज जो है हम ये इस तरह से सफ़र करते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। खुर्रम शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, सब सवेरे पक का आप हिस्सा बने। और जो दावे किए जा रहे हैं वो अपनी जगह पर ठीक हैं, लेकिन जब तक इशाल आम आदमी की जो मईशत है, आम आदमी का जो घर है वो बेहतर नहीं होगा, उसका किचन बेहतर नहीं होगा, उसको इन इंडिकेटर्स की शायद कभी समझ भी बिल्कुल ऐसी नहीं आएगी, क्योंकि हमारी 80% आबादी जो है वो मिडिल क्लास है। 80% आबादी का जो मईशत का ताल्लुक है वो सिर्फ किचन से है। तो फिर जब तक 80% अफराद जो हैं उनको फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आएगा, तब तक आशारिये जो मुस्बत हैं या मनफी हैं उन्हें कोई फ़ायदा नज़र नहीं आएगा। पाकिस्तान में अगर महंगाई है ना, बिल्कुल ठीक है, मसाइल हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है ना टैलेंट भी बहुत ज़्यादा है। हुकूमत से सहूलतें और सपोर्ट ना मिलने के बावजूद नौजवान मुख्तलिफ शोबों में कुछ ना कुछ ऐसा कर दिखाते हैं कि दुनिया चौंक जाती है और हम बहुत खुश होते हैं पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद करें। ऐसी ही एक बासलाहियत नौजवान शामिल है, होनहार तालिबा हैं हुरिया अमीरी, जिन्होंने बैनुल अक़वामी सतह पर दस्तावेजी फिल्म के मुकाबले में पहला नंबर हासिल किया है। दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन कर दिया। उन्होंने हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली ये हुरिया अमीरी मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म बैनुल अक़वामी इदारे की जानिब से ग्लोबल स्टोरी टेलिंग कंपटीशन में जो है वो 2021 में अवार्ड के लिए नामजद हुई। और फिर इवेंट में पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ईरान, सर्बिया समेत बहुत सारे जो ममालिक थे वो इसमें शामिल थे। इसके बावजूद जो है वो विन करके आई। हाँ जी, 400 अफराद ने इसमें हिस्सा लिया और हुरिया ने जो है ये मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म का जो कंपटीशन था इसको जीत लिया है। इस पे बात करेंगे। हुरिया अमीरी हमारे साथ मौजूद हैं। हुरिया, अस्सलाम वालेकुम। बहुत देखो आपको पहले तो हमें ये बताएं कि ये कंपटीशन किस नौयत का था, किस किस्म की डॉक्यूमेंट्री को बनानी थी, क्या करना था? बेसिकली ये कंपटीशन जो ऑर्गेनाइजेशन ने करवाया था, जिनका बेसिकली मकसद यही है कि यूथ को एक प्लेटफॉर्म पर यूनाइट किया जाए टू फाइट एंटीडीज या फिर नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस। वो डिजीजेस हैं जो हमारे दुनिया में गरीब इलाकों के अंदर पाई जाती हैं। तो ये कंपटीशन इसीलिए था कि उसकी जो आपके एरिया के अंदर जो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस हैं उन्हें हाईलाइट किया जाए। तो हमारे एरिया के अंदर, हैदराबाद के अंदर जो बेसिकली प्रॉब्लम्स हैं वो सैनिटेशन की है, वाटर प्रॉब्लम्स है, तो उससे काफ़ी सारी डिजीजेस होती हैं। तो मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्री के अंदर उसको हाईलाइट किया था। अच्छा हुरिया, इस बारे में ख्याल कैसे आया, सपोर्ट किसकी मिली, किस तरह से आपने ये दस्तावेजी फिल्म बनाई? देखिए, सपोर्ट तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र है। सेकेंडली सपोर्ट मेरे पेरेंट्स की तरफ से थी, मेरे पापा की तरफ से, मेरी मदर की तरफ से। इसके अलावा मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे दादा, मेरी नानी, दादी, इन सब की बहुत सारी दुआएं हैं मेरे साथ। उसके अलावा काफ़ी सारे लोग थे और इसका आइडिया यूँ आया कि बीइंग अ सिटीजन ऑफ हैदराबाद मैंने अपने लोगों की प्रॉब्लम्स को देखा है। मुझे पता है कि लोगों की प्रॉब्लम्स क्या हैं और वो किस कंडीशंस में हैं, मगर जब मैं लोगों के बीच जाकर खड़ी हुई तो मुझे पता चला कि जो कंडीशंस हैं वो और ज़्यादा वर्स हैं। मैंने लोगों को देखा है, वहाँ कचरे की हालात बहुत ख़राब है। मेरी सिटी के अंदर पीने का साफ़ पानी नहीं मिलता, कचरा बहुत ज़्यादा होता है, बदबू बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी बीमारियाँ हैं। तो इनको हाईलाइट करना एक्चुअली मेरा मकसद था कि मैं इनको हाईलाइट करूं कि इनसे किस तरह से फाइट किया जा सकता है और बेसिक सैनिटेशन की अवेयरनेस फैलाना कि हम लोगों को बेसिक सैनिटेशन गौर करना चाहिए। लोगों को ये नहीं पता कि आपको पानी किस तरह से सही तरीके से बॉयल करके पीना है, हाथ किस तरह से धोने हैं, ताकि हम इन प्रॉब्लम्स को अपने ओन पे कंट्रोल कर सकें। बिल्कुल ठीक है। हुरिया, हमें आप ये बताएं कि जब हम आमतौर पर ऐसे मसाइल को देखते हैं तो हम दुखी बहुत ज़्यादा होते हैं। आपने इतने करीब से इनको देखा, फिर दस्तावेजी फिल्म भी बनाई जो आगे जाकर बहुत ज़्यादा सराहा भी किया। आपको कितना दुख हो रहा था और क्या गुस्सा भी आ रहा था कि ये लोग बेचारे कितनी मुश्किल में रह रहे हैं? कोई हल भी आपको समझ आ रहा था कि इसका कुछ हल कैसे निकाला जा सकता है? देखिए, जब मैंने वैसे अपने सिटी की कंडीशंस को देखा था तो मुझे अंदाजा था कि हैदराबाद की कंडीशंस बहुत ख़राब हैं। मगर जब मैंने वहाँ पर विजिट किया, जब लोगों के बीच गई, जब मैंने उस कचरे के ढेर पे खड़े होकर वीडियो बनाई है, तब मुझे पता चला है कि वाकई में लोगों की कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब है। मगर आई थिंक कि नथिंग इज इम्पॉसिबल और चेंज हम लाना चाहें तो हम ला सकते हैं। बीइंग अ सिटीजन हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हम लोगों के पास दो ऑप्शन हैं कि या तो हम चीज़ों को उसी तरह से एक्सेप्ट करें जैसे वो हैं, या फिर चेंज के लिए खड़े हों। वी हैव टू बी द चेंज दैट वी विश टू सी इन द वर्ल्ड। तो हम लोगों को यूनाइट होना पड़ेगा। हम लोगों को अपनी तरफ से एक सिटीजन के लिहाज से हम लोगों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको करना पड़ेगा कंप्लीट। तो
ये इन प्रॉब्लम्स का हल तो निकल सकता है, हम लोग साथ में रहें। हम लोग जो मैंने देखा है लोगों को कि वो ऐसे ही कचरा फेंक रहे होते हैं, और वो तो उस सबको हम कंट्रोल करना है। आपने इस फिल्म, दस्तावेजी फिल्म में अवेयरनेस देने की भी कोशिश की है। आपको जिस फिल्म पे अवार्ड मिला, साथ ही साथ आपने बताया कि $2500 आपको देने का ऐलान किया गया है, स्कॉलरशिप भी देने का ऐलान किया गया है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा एजाज़ है ये आपके लिए, पाकिस्तानियों के लिए। ये मुझे बताइएगा, $2500 आपको मिलेंगे, क्या इस पैसे से कोई और दस्तावेजी फिल्म भी हम देख रहे हैं, कोई बना रही हैं आप? इसका एक्चुअली मैंने पहले से ही दिमाग बनाया हुआ था कि अगर मुझे कैश प्राइज मिला तो उसका कुछ अमाउंट मैंने उन लोगों के ऊपर ही, जितना मैं कर सकती हूँ, जितना मैं अपना पार्ट प्ले कर सकती हूँ, उसके अलावा बाकी मैंने अपनी एजुकेशन के ऊपर उन जो मेरी स्कॉलरशिप अमाउंट है उसको लगाना है। अच्छा, फ्यूचर गोल्स क्या हैं? अब हुरिया जो है फ्यूचर में क्या करने जा रही हैं? देखिए, शौक मेरा पब्लिक स्पीकिंग है, मगर बेसिकली जो मेरा गोल है, जो मेरा ड्रीम है, इज टू बिकम अ डॉक्टर। अभी मैं 12th ग्रेड में हूँ, उसके बाद मैं एंट्री टेस्ट दूंगी फॉर मेडिकल कॉलेज, और जो मेरा मेन मकसद, जो मेरा मेन गोल है, वो यही है टू बिकम अ डॉक्टर। अच्छा, पेरेंट्स कितने हुरिया खुश हुए थे बताएं? एक तो आपने कामयाबी हासिल की, आप जीती, आपको खुद बहुत खुशी होगी, पेरेंट्स कितने ज्यादा खुश हुए? जी, पेरेंट्स की सपोर्ट है, पेरेंट्स की तरफ से पेरेंट्स बहुत खुश हुए। उनकी ही सपोर्ट है, सारी टेक्निकल सपोर्ट मेरे फादर की तरफ से थी, क्योंकि उनकी प्रोडक्शन है, तो उसी की वजह से मुझे आइडिया था कि किस तरह से चीज़ें होती हैं। बाकी आपका बहुत शुक्रिया और बहुत गुड लक कि आपको स्कॉलरशिप मिला, और जो आगे आपके गोल्स हैं आप उनको अचीव कर सकें, और जो असल मसाइल हैं आपके शहर के आपने उनको उजागर किया। बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनी। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, हम अगर देखें तो इंटरनेशनली भी पाकिस्तान के टैलेंट को बहुत बेहतर तरीके से रिकग्नाइज किया जाता है, बस हम अपने मुल्क में ही उनको जो है सराह नहीं रहे होते। तो कोशिश करें कि आपको ऐसा टैलेंट नजर आए तो उसको प्रमोट करें। अभी ये किशान ब्रेक लेते हैं। स्टे विद अस।